गुड इवनिंग दोस्तों। ड्रीम आर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल जांगीर और आज स्टार्ट करते हैं हम 10 अप्रैल के इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल। तो एक बार देख लेते हैं हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोरोना से जो हमारी फाइट है उसमें क्या स्टेप लिए जा रहे हैं। उसके अलावा हम देखेंगे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन क्या है, ऑर्गेनिक जीरा का प्रमोशन करना क्यों जरूरी है, ट्रांसजेंडर के लिए अभी छत्तीसगढ़ में पुलिस में भर्ती हुई है तो हम राजस्थान में हम क्या कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ छोटे मोटे आर्टिकल हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो जिस प्रकार से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं राजस्थान में, तो कल रिकॉर्ड लगभग 4,000 नए पेशेंट आए। तो उस हिसाब से देखते हुए 9 जिलों में शाम 7 बजे से बाजार बंद करने का निर्णय लिया गया है। और कई सारे स्टेट हैं वो सेंटर पे आरोप लगा रहे हैं कि हमारे साथ कि आप थोड़ा पार्टीशन कर रहे हो, आप थोड़ा पार्शियल हो रहे हो। जो हम नॉन बीजेपी स्टेट है उनमें स्टॉक कम सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिस प्रकार से सेंटर ने डेटा रिलीज किया है उस हिसाब से तो धीरे धीरे कई सारे स्टेट में स्टॉक खत्म होने लगा है। तो इसकी भी डिमांड उठी है कि हम क्या, ऐसा तो नहीं कि एक्सपोर्ट ज़्यादा करने की वजह से हमारे खुद के देश में डिमांड, हमारे खुद के देश की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। तो खैर सेंटर ने इसको नकार दिया है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी केसेस नहीं आया है कि वहाँ पे स्टॉक खत्म होने की वजह से टीकाकरण नहीं हो पाए। ओबियसली राजस्थान में एक बार पहले हुआ था, जब आपने पढ़ा भी होगा कि थोड़ा मिस कम्युनिकेशन हो गया था, मिस इन्फॉर्मेशन हो गई थी राजस्थान और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। अब कई जो टीकाकरण के सेंटर थे वहाँ पर डोजेस बंद करनी पड़ी थी। तो अब यह है कि वैक्सीन की जो कथित कमी है, जो कई सारे स्टेट बोल रहे हैं, वो क्यों है। तो अभी आप सब लोगों को पता होगा कि शुरू में वैक्सीन हेजिटेंसी काफ़ी ज़्यादा थी, लोग वैक्सीन लगवा ही नहीं रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे जिस प्रकार से लोगों में अवेयरनेस फैली है और कई सारे लोगों ने लगवा लिया है, तो उन्होंने पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन फैलाई है कि हाँ इसके साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये सब चीज़ें, लोगों की झिझक खत्म हुई है, तो ऑब्वियसली वैक्सीन की डिमांड बढ़ गई है। इसके अलावा जो वैक्सीन के जो निर्माता हैं, जो कई सारे वैक्सीन जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने भी शुरू में अपनी कैपेसिटी को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर दिखाया था, जबकि वैसा नहीं था कि अगर आपके पास 3 लाख स्टॉक है और आप बता रहे हो 5 लाख स्टॉक। इस तरह के भी कई सारे केसेस देखने को आए हैं। उसके अलावा अभी एक मिस इन्फॉर्मेशन, जो फेक न्यूज़ हम बोलते हैं, वो चल रही थी कि जो हमारी ICMR है उसने RT-PCR टेस्ट होता है, उसमें जो CT की थ्रेशोल्ड है उसमें थोड़ा चेंज कर दिया है। लेकिन ICMR ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। जो CT मतलब कि जो RT-PCR टेस्ट होता है, जिसमें CT की जांच होती है, साइकिल थ्रेशोल्ड, उसकी कट ऑफ 35 रहेगी। तो ये CT संख्या क्या होती है, एक बार ये देख लेते हैं। तो CT संख्या हमारे शरीर में वायरस की उपस्थिति को दिखाती है कि हमारे शरीर में कितना वायरस है। तो जितनी कम हमारी CT संख्या होगी, जितने कम हमारे साइकिल थ्रेशोल्ड होंगे, उतना ही हमारे शरीर में वायरस एक्टिव होगा। तो नॉर्मली ICMR ने इसका थ्रेशोल्ड 35 कर रखा है। तो अगर 35 से कम होता है तो इसका मतलब व्यक्ति संक्रमित है, ऐसा जनरली मान लिया जाता है। सिंगल डोज वैक्सीन की बात हुई थी, तो एक चाइना की आई है, एक ये जॉनसन एंड जॉनसन की US में आई है। तो जो US वाली है जॉनसन एंड जॉनसन, उसने भारत में भी ट्रायल स्टार्ट करने के लिए बोला है। अब किस प्रकार से लापरवाही देखने को आ रही है ये भी देख लेते हैं। तो आप ये केस देखिए, यूपी में वहाँ 3 महिलाओं को कोरोना वैक्सीन की जगह एंटी रेबीज टीका लगा। भाई ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार से मतलब कोई समझता नहीं, तो मतलब उसको चला नहीं सकते। चलते हैं आगे। तो ये अभी जो रिसेंटली प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से चर्चा की, तो उसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि जो देशव्यापी, जो नेशनल स्तर पे जो लॉकडाउन होगा, वो हम दोबारा नहीं लगा रहे हैं। क्योंकि जो लॉकडाउन होता है वो महामारी के सिर्फ प्रसार को धीमा करता है। इससे गवर्नमेंट को टाइम मिलता है कि वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने पहले ही कर ली। वेंटिलेटर हम डेवलप कर चुके हैं, हॉस्पिटल हम डेवलप कर चुके हैं, प्रॉपर हमारे पास वैक्सीनेशन का स्टॉक है, सब कुछ है। तो हम अब गवर्नमेंट को जो टाइम चाहिए होता है कि किस प्रकार से हम लड़ेंगे, वैसा अलग से टाइम दिखाने की जरूरत नहीं है। अब जरूरत है लोगों को सतर्क रहने की, लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभाने की। तो कई सारे जो इश्यू हाईलाइट किए गए वो हैं, ये कल के न्यूज़ में भी आया था कि जो कई सारे स्टेट हैं वो अभी भी जो एंटीजन टेस्ट होता है उस पर रिलाई कर रहे हैं। जबकि उन्हें होना क्या चाहिए कि जो लगभग किसी स्टेट में अगर जितने भी कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं, तो उसमें लगभग 70% RT-PCR टेस्ट होने चाहिए। क्योंकि RT-PCR टेस्ट की जो एक्यूरेसी होती है वो बाकी टेस्ट के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसा देखने में आया है कि जो भी स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, तो इनमें क्या हुआ कि RT-PCR टेस्ट कम हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर केसेस की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। तो राजस्थान में तो फिर 97% लगभग RT-PCR टेस्ट होते हैं। तो राजस्थान में ऐसा नहीं है। कि ये हम पॉजिटिव बोल सकते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट ने अच्छे प्रोएक्टिव स्टेप लिए रखे हैं, क्योंकि हम
जो टेस्ट में जो जिस टेस्ट पे रिलाई करते हैं वो मेजरली RT-PCR पर रिलाई कर रहे हैं। तो सेंटर ने यही बोला है कि जो जो राज्य हैं उनको 70% RT-PCR टेस्ट करने की ज़रूरत है। और सेंटर ने तो यही बोला कि भाई अभी जो रात्रि जो नाइट वाला लॉकडाउन लगाते हो, इसके बजाय आप माइक्रो आइसोलेशन सेंटर बनाइए कि जिस भी एरिया में अगर कुछ केसेस बढ़ जाते हैं तो आप थोड़ा आइसोलेशन सेंटर बना दीजिए, जो भी पेशेंट है उनको वहाँ पर रखिए, जबकि रात्रि लॉकडाउन से उतना फ़ायदा नहीं होता है, ऐसा सेंटर ने बोला है। तो वही है। और उसके अलावा क्या है कि कुछ राज्य हैं जो अभी भी टेस्टिंग कम कर रहे हैं, टीकाकरण में अपनी ज़्यादा एक्टिवनेस नहीं दिखा रहे हैं, अभी भी अपनी उदासीनता दिखा रहे हैं। मतलब वहाँ पर जैसे कुछ स्टेट है जहाँ पर टेस्टिंग अभी भी प्रॉपर नहीं हो रही है और वैक्सीनेशन की जो स्पीड होनी चाहिए वो भी नहीं आ रही। हमारे राजस्थान में तो काफ़ी अच्छे से हो रहा है। उसके अलावा इन सब में कई घपले भी देखे हैं। काफ़ी पुरानी न्यूज़ है, काफ़ी पहले देखने को आया था कि बिहार में क्या हुआ था कि मतलब एक ही फर्जी नंबर के हाँ टीकाकरण कर दिया, फर्जी नंबर 000 ऐसे भी मोबाइल डिजिट ना, मतलब जो टीकाकरण करने वाले लोग थे उन्होंने, जो ऑफिशियल थे, उन्होंने भर दिया। मतलब कि टीकाकरण आप कर ही नहीं रहे हो, लेकिन आप डेटा में दिखा रहे हो कि हमने टीकाकरण कर दिया। तो कई राज्यों में ऐसे भी केस आए कि एक मोबाइल नंबर डाला, उसी पे 10,000 लोगों के नाम लिख दिए। मतलब राम भी, ये श्याम, कमला, सबका मतलब एक ही नंबर है लेकिन नाम भर दिए। मतलब दिखाना, आंकड़ों में हम दिखा रहे हैं कि हमने टीकाकरण कर दिया। क्या ये सही है? नहीं। हम एक्नोलेजेंस नहीं कर रहे हैं, हम भाग रहे हैं। तो ये इस प्रकार की जो उदासीनता है जो कई सारे स्टेट कर रहे हैं, उससे हमें छोड़ना पड़ेगा। इसको तो एक आपराधिक कृत्य माना जाएगा। ये तो एक तरह से क्रिमिनल एक्ट हो गया। आप बीमारी घटा नहीं रहे हो, बीमारी बढ़ाने का काम कर रहे हो। तो ये हमारी जो कोरोना के अगेंस्ट जो फाइट है उसमें हमें कमज़ोर बनाता है। अभी रिसेंटली कई सारी वेस्टर्न मीडिया हैं वो ये बोल रही हैं कि जो भारत में लॉकडाउन मिला इससे गरीबी दुगनी हो गई, ये सब हो गई। तो इंडियन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स ये आया कि देखो भाई, हमने 24 मार्च से लॉकडाउन लगाए, ठीक है, अगर हम नहीं लगाते तो जो आज मरने वाले 1.5 लाख के करीबन है वो 26 लाख मर जाते। तो हमने हमारी जनता को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉकडाउन लगाया। डेफिनेटली उससे गरीबी बढ़ी है, लेकिन उसको एड्रेस कर लिया जाएगा। लेकिन हमने लगभग 25 लाख लोगों की जो जान बचाई है वो सबसे ज़्यादा कीमती है, क्योंकि उन्हें एक बार जान खोने के बाद वापस नहीं लाया जा सकता। लोगों की गरीबी बढ़ी है, उसे दूर किया जा सकता है। 1-2 साल में कुछ अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के हिसाब से, लेकिन अगर जान की हानि होती, क्या हम उनसे वापस ला पाते हैं? बिल्कुल नहीं। तो जो ये लॉकडाउन का इम्पैक्ट था वो बिल्कुल हमारे इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, जो हमारी साइकोलॉजिकल, जो हमारी मनोवैज्ञानिक प्रभाव है उस पर हम लॉन्ग टर्म तक दिखता रहेगा। अभी 2-5 साल तक कोरोना का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ है कि हमारे यहाँ पर मौतों का आंकड़ा सबसे कम रहा है। तो वही है कि संकट से, अब कोरोना से कैसे बचें? तो सिंपल सा सही तरीका तो यही है कि सही तरीके से जाँच हो। ये ऐसे फर्जी जांच नहीं कि मतलब कि एक ही मोबाइल नंबर से आप कई सारी जांच दिखा रहे हो। तो इस प्रकार के जो घपले हो रहे हैं, इस प्रकार के जो फर्जीवाड़े हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए और हमें वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ानी चाहिए। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो अभी एक मुखबधिर पुजारी की जो डेथ हुई थी उसके मामले में उसके शव को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो खैर हम उस इश्यू में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे कि राज्य मानवाधिकार क्या होता है, क्या करता है। तो जब भी किसी स्टेट में ये जो राज्य मानवाधिकार होता है, जो हमारा ये ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था 1993 में, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, तो उसके अंतर्गत NHRC भी बना और सभी स्टेट को बोला गया कि आप स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी बनाइए। तो उसी के अंतर्गत राजस्थान में भी बनाया गया। तो हमने कितना डिले हुआ? 1993 का था, हमने लगभग 1993 में बनाया, 1999 में बनाया, और उस टाइम पे एक अध्यक्ष और 4 मेंबर हुआ करते थे। हमारे यहाँ पे ये जो राजस्थान का आयोग है ये फंक्शनल कब हुआ? ये 2000 से फंक्शनल हो गया। तो पहले क्या होता था कि एक चेयरमैन होता था और 4 मेंबर होते थे, लेकिन जो 2019 का अमेंडमेंट हुआ, सॉरी 2006 का जो अमेंडमेंट हुआ, तो उसमें अब क्या हो गया कि अब एक सदस्य होता है, एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। तो अभी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री गोपाल कृष्ण व्यास। तो राज्य मानवाधिकार आयोग को क्या क्या किस प्रकार से स्वायत्तता देती है? तो भाई इनको सबसे पहले तो देखो, इनका अपॉइंटमेंट इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करता है? एक कमेटी करती है ना। वो 6 सदस्य वाली कमेटी होती है, आप सबने पढ़ा भी होगा। नेशनल ह्यूमन राइट की तो 6 सदस्य होती है, स्टेट में 3 वाली कमेटी होती है।
तो गवर्नर अपॉइंट करता है ना, एक कमेटी से अपॉइंट करता है। उसके बाद इनका जो अपॉइंटमेंट जो टेन्योर होता है वो फिक्स होता है। कितना होता है भाई, जो 2019 का अमेंडमेंट आया था उसमें बोल दिया था कि 3 साल होगा या 70 साल की एज होगी। इनका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, वो हाई कोर्ट का जज या चीफ जस्टिस जो रह चुका है वो अपॉइंट होता है। ये जज वाला भी प्रोविजन 2019 के अमेंडमेंट में ऐड किया गया है। उसके अलावा जो यहाँ इस डिपार्टमेंट में जो ह्यूमन राइट कमीशन आयोग में जो सेक्रेटरी होगा, जो राज्य सरकार के जो सेक्रेटरी सचिव स्तर के जो अधिकारी होते हैं उससे कम स्तर का अधिकारी नहीं हो सकता। इसको अपने एक अन्वेषण एजेंसी भी दी गई है, जो खुद का जो अगर कोई भी इश्यूज होते हैं तो ये खुद की अपने इनके पास एजेंसी होती है जिससे ये अपना काम करवा सकते हैं। उसमें ऑब्वियसली कुछ पुलिस ऑफिशियल डिप्लॉय होते होंगे दूसरे डिपार्टमेंट से। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो गई। टेन्योर इनका फिक्स होता है, हटाने के लिए आपको पता ही होगा मिसबिहेवियर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर होना चाहिए और इनकेपेसिटी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी होती है। ये सब आपने खैर पॉलिटी में पढ़ा होगा तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो राज्य मानव अधिकार आयोग ने यही बोला है कि अगर कि जीवित व्यक्ति के साथ जो मृतक है उसका भी गरिमापूर्ण तरीके से अंतिम संस्कार होना चाहिए। उसके शव पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसका 24 घंटे में अंतिम संस्कार होना चाहिए। जिस प्रकार से आनंद पाल की मृत्यु के बाद भी जो धरने प्रदर्शन हुए थे तब भी आयोग ने यही बोला था कि 24 घंटे में अंतिम संस्कार होना चाहिए। तो प्रीलिम्स के लिए ये याद रखना है कि हमारे स्टेट में सन 2000 से ये फंक्शनल है। गोपाल कृष्ण व्यास इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। एक अध्यक्ष और 2 मेंबर होते हैं। आगे तो ये क्या सारे कंप्लेन ले सकता है क्या ह्यूमन राइट वायोलेशन की? नहीं, ये हमारी जो स्टेट लिस्ट हो गई और जो कॉन्करेंट लिस्ट हो गई उसमें अगर ह्यूमन राइट का वायोलेशन होता है तो ये उसमें संज्ञान ले सकते हैं। उसके अलावा अगला आर्टिकल है हमारा जीरा। तो हमारे आप सबको पता होगा कि राजस्थान में जीरा के तो उल्टा 5 जिलों में एक्सपोर्ट जोन भी बना रखे हैं। तो जीरा का हम राजस्थान में काफ़ी एक्सपोर्ट होता है, काफ़ी प्रोडक्शन होता है और हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। कहाँ पर हम एक्सपोर्ट करते हैं? अमेरिका, जापान, सऊदी अरब, कुवैत, चीन, वियतनाम, तो कई सारी जगहों पे हम जीरा एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या सबसे बड़ा जीरा उत्पादक राजस्थान है? नहीं, सबसे बड़ा जीरा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। राजस्थान में जो मेनली हमारे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कि जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, जोधपुर, अजमेर, नागौर, पाली, यहाँ सब होता है। तो लेकिन अब क्या हो रहा है कि जिस प्रकार से 2-3 दिन से राशन पत्रिका वाले इस पर डाल रहे हैं पेस्टिसाइड के ऊपर, तो इन्होंने यही बोला है कि जीरे में जो आजकल पेस्टिसाइड के तत्व काफ़ी बढ़ गए हैं। इसके कारण से जो निर्यात के टाइम पे जो एक्सपोर्ट हम करते हैं तो जो वहाँ की जो लोकल जो भी कंट्री होगी जो उनकी टेस्टिंग लैब होती होगी तो उनमें कई सारे जो हमारे जो फाइटोसैनिटरी मेजर होते हैं कि हाँ इसमें अवशेष नहीं होने चाहिए पेस्टिसाइड के। तो ये पेस्टिसाइड के अवशेष पाए जाने के कारण हमारा टेस्टिंग फेल हो रहा है, तो इससे हमारा एक्सपोर्ट घट सकता है फ्यूचर में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो जो हमारे अजमेर में जो स्पाइस सेंटर है, जो तबीजी में जो स्पाइस सेंटर है, उन्होंने वो क्या कर रहे हैं आजकल ऑर्गेनिक जीरा को प्रमोट कर रहे हैं ताकि ये जो दिक्कत आ रही है पेस्टिसाइड की वो ना आए। तो ऑर्गेनिक जीरा में हम क्या करेंगे कि जो पेस्ट होते हैं उनको कम करने के लिए हम क्या करेंगे? नॉर्मली हम पेस्टिसाइड पे बिलीव करते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि जो नेचुरल पौधे होते हैं जैसे नीम का तेल हो गया, मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हो गया, जो ऑर्गेनिक तरीके से हम पेस्ट का किस प्रकार मैनेजमेंट करते हैं उस पर ध्यान दिया जा रहा है। नीम का तेल हो गया। और क्या कर सकते हैं हम? तब जो नेचुरल पौधे होते हैं जो कीटों को दूर रखते हैं, जैसे तुलसी का पौधा हो गया, तो ये सब चीज़ें इनको प्रमोट किया जा रहा है। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल हमारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए जो एक नई शुरुआत कहा जाएगा उससे रिलेटेड है कि छत्तीसगढ़ में अभी 13 सदस्य पुलिस में भर्ती हुए हैं आरक्षक के पद पर। तो अब क्या होगा, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है अगर वो पुलिस यूनिफॉर्म में आएंगे तो इससे जो उनकी कम्युनिटी है उनमें काफ़ी अंदर से अवेयरनेस जनरेट होगी, अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारा समाज में एक अपना अलग स्थान है। तो इसके लिए अब देखो, इसके लिए जो स्टेट है छत्तीसगढ़ की जो पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने काफ़ी एफर्ट किए हैं। तो अब छत्तीसगढ़ में क्या क्या एफर्ट लिए गए हैं देखिए आप कि 2014 में जो जजमेंट आया था ट्रांसजेंडर से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद छत्तीसगढ़ ने क्या किया? थर्ड जेंडर कल्याण बोर्ड बनाया, थर्ड जेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाया। तो ये जो थर्ड जेंडर से रिलेटेड सारे जो इश्यू होते हैं उनको ये देखता है। उसके अलावा उन्होंने क्या बोला कि जो सारे डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें भी क्या आता है? मेल फीमेल। उन्होंने बोला कि आप
तीसरा लिंक, जो थर्ड लिंक वाला ऑप्शन है, आप उसे भी सम्मिलित कीजिए। उसके अलावा क्या बोला कि जो ट्रांसजेंडर है उनकी किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे, तो इन्होंने जिला स्तरीय समितियां बनाई कि जो आइडेंटिफाई कर सके कि हम ट्रांसजेंडर हैं। और क्या किया कि पुलिस में जो अवेयरनेस होती है, जो संवेदीकरण होता है, कि जो पुलिस अधिकारियों में जो इनके लिए संवेदीकरण होता है, उसके लिए कई सारी कार्यशालाएं आयोजित कई सारी मीटिंग्स आयोजित हुई पुलिस अधिकारियों में इनके प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए कई सारे प्रयास किए गए। तो उसके बाद क्या किया, जो कल्याण बोर्ड था, थर्ड जेंडर कल्याण बोर्ड, इन्होंने सोचा कि अब इनको पुलिस में भर्ती करवाया जाए। तो वहां पे कुछ आरक्षण नहीं था इनके लिए, हॉरिजॉन्टल आरक्षण नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे ट्रांसजेंडर लोगों को आइडेंटिफाई किया, उनकी अच्छे से प्रीलिम्स की तैयारी करवाई, मेंस की तैयारी करवाई। उसके बाद ये इन लोगों ने एग्जाम पास किया। तो ये मतलब किस प्रकार से हम इनके जो समाज में विकास है उसको बढ़ा सकते हैं, उसका एक उदाहरण है। तो जब 2019 में ये आपने पढ़ा भी होगा कि द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट भी आया था, जिसमें बताया गया था कि जैविक परीक्षण के बजाय मनोवैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर स्वकथित लिंग पहचान का कानूनी अधिकार है। मतलब कि आपका जैविक परीक्षण नहीं होगा कि आपको बायोलॉजिकली क्या दिख रहा है कि आपका सेक्स कौन सा है, नहीं, आपका जो मनोवैज्ञानिक, आप मन से क्या सोचते हो कि हाँ मैं मेल हूँ, फीमेल हूँ या मैं ट्रांसजेंडर हूँ, तो उसके आधार पर आपको स्वकथित लिंग मतलब अपना लिंग चुनने का अधिकार होगा। तो ट्रांसजेंडर को ये अधिकार दिया गया था 2019 के एक्ट में। और उस 2019 के एक्ट में साफ बोला गया है कि इनके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ना तो कोई एम्प्लॉयमेंट में करेगा, ना एजुकेशन में करेगा, ना कम्युनिटी में। ऐसा नहीं कि कोई मकान देने से मना कर सकते हैं, नहीं, घर वाले उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते कि नहीं मेरा बेटा ट्रांसजेंडर है, ऐसा नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट किया गया था। एक और पॉजिटिव जो न्यूज़ आई थी वो रिसेंटली आई थी कि एनसीसी में मना कर रहे थे ट्रांसजेंडर को। तो वहां पे भी जो केरल के हाई कोर्ट है उन्होंने बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो वहां पर भी उन्होंने बोल दिया कि जो एनसीसी के अधिनियम है, आप भले उसमें मेल फीमेल अलाउ करते होंगे, लेकिन जो जो ट्रांसजेंडर अधिकार अधिनियम है उससे एनसीसी अधिनियम उसको रोक नहीं सकता। तो मतलब उन्होंने अलाउ कर दिया कि एनसीसी में भी ट्रांसजेंडर अलाउ होंगे। तो अब वही है कि ये सब चीज़ें पॉजिटिव स्टेप लिए जा रहे हैं, पुलिस में इनके लिए अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है, संवेदनशीलता बढ़ाई जा रही है। ये 2019 में एक्ट आया है। इसके अलावा कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन मेजर इम्पैक्ट है कि हम सोसाइटी को किस प्रकार से इन लोगों के लिए जागरूक करें। सोसाइटी में इन लोगों के प्रति जो धारणा है उसे हमें बदलने की जरूरत है। तो हमें चाहिए कि हम लोगों में अवेयरनेस लेके आए कि जो लोगों में पूर्वाग्रह है इनसे रिलेटेड, उससे वो लोग मुक्त हो सकें, और एक विनम्रता के साथ ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति हैं उनको ट्रांसजेंडर है उनको समान मनुष्य के रूप में स्वीकार किया जा सके। चलते हैं आगे। अब जो कई सारे मशीन, जो हम जब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो कई सारे जो टेक्नोलॉजी में इनपुट होता है, जब भी किसी भी मशीन की टेस्टिंग होती है तो टेस्टिंग का जो दायरा होता है वो भी वाइड होना चाहिए। अभी कई सारे ऐसा है कि जो ऑक्सीमीटर जो मशीन बनाई जाती है, जो मेडिकल डिवाइस बनाई जाती है, इसको ऑब्वियसली जो अंग्रेज जो गोरे लोग होंगे, मतलब कि ये वर्ड इन्होंने यूज़ किया है, करना नहीं चाहिए, मतलब ऐसा अलग सा लगता है। तो जो ये श्वेत लोग होते हैं, इन्होंने अगर किसी मशीन को डिजाइन किया है, तो होगा क्या, जब इसका ट्रायल होगा तब भी क्या होगा कि इसका ट्रायल भी किन लोगों पर होगा, श्वेत लोगों पर होगा। लेकिन जब इस मशीन को हम अश्वेत लोगों के लिए यूज करेंगे तो शायद कुछ गलत डेटा दिखा दे, कुछ गलत लेवल बता दे। तो यही कुछ हो रहा है। तो जो हमें यही है कि हमें मेडिकल डिवाइस में ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी क्षेत्र में हम कुछ चीज़ डेवलप कर रहे हैं तो हमारा जो डेटा होता है, जो हमारा ट्रायल होता है, वो एक लार्जर पॉपुलेशन पे होना चाहिए, सब तरह के सबसेट पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने एक पर्टिकुलर कास्ट पे कर लिया या पर्टिकुलर टाइप के लोगों पे कर लिया तो ऑब्वियसली मशीन का जो बायसनेस आ जाएगा, उसके परीक्षण में बायसनेस आ जाएगा। तो ये चीज़ें हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। अगला आर्टिकल देखते हैं कि जो बैंकिंग जो होता है हमारा, तो बैंकिंग में अगर हमें किसी की शिकायत आती है तो उसके लिए आरबीआई ने बोला था कि आप बैंकिंग लोकपाल बनाइए, बैंकिंग ओम्बड्समैन बनाइए, शायद 2018-19 की बात है। तो उसके हिसाब से नियुक्ति भी की गई। लेकिन अभी देखने को क्या आ रहा है कि पिछले 3 साल में 8 लाख शिकायतें इनके पास आई, उन्होंने सिर्फ ओनली 3 में इनको अपने स्टाफ को दोषी माना। तो मतलब ये तो क्या होगा, एक मजाक बन के रह गया है ना। तो ये तो मान ही रहे हैं कि 8 लाख मतलब सिर्फ हमारा तो जो डिपार्टमेंट जो बैंक वाले हैं वो सब ईमानदार आदमी हैं। तो होना क्या चाहिए, क्योंकि अभी क्या है
बैंकिंग जो लोकपाल होता है वो कौन होता है, बैंक का जो ऑफिसर होता है, जो सीनियर ऑफिसर होता है, शायद उसी को अपॉइंट करते हैं। तो एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए जो बैंकिंग पर्सन उस बैंक से रिलेटेड नहीं हो। जब इंडिपेंडेंट होगा तभी तो उसका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। तो अभी जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से ऐसे कुछ शिकायतें सामने आ रही है। तो हमें बैंकिंग जब रिफॉर्म की बात करते हैं तो हमें जो इनका ईज फ्रेमवर्क है, जो ईज 1.2 1.0 2.0 3.0 ये सब आ चुके हैं कि कस्टमर की रिस्पॉन्सिवनेस बढ़े। तो हमें इस इशू में बैंकिंग जो लोकपाल है उसको भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, उसके इंडिपेंडेंस को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि इस प्रकार के इश्यूज को एड्रेस किया जा सके। अगला आर्टिकल जो जो हमारा मेवात वाला एरिया है उसमें कई सारे जो साइबर ठग काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड है, तो ज़्यादा नहीं है, सही है। अगला आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट ने वही बोला है कि आप सड़कें किसी भी वजह से ब्लॉक नहीं की जानी चाहिए। आप किसानों को कैसे समझाओगे हमें नहीं पता, हम नहीं जानते, आपकी मर्जी पड़े जो करो, लेकिन रोड ब्लॉक नहीं होने चाहिए, आम जन को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने वापस से दोहरा दिया है। और अभी एक एक पीएलआई लगी थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि पीएलआई लगी थी कि जो भाई ये जादू टोना, अंधविश्वास या लालच या वित्तीय लाभ के चक्कर में जो धर्मांतरण हो रहा है उसको रोका जाए। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो भाई 18 साल से जो ऊपर का व्यक्ति है वो बड़ा समझदार होता है, उसको अपना धर्म चुनने का हक है, इसको ये हक उसको संविधान ने दिया है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो आप लगा रहे हो ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए पीएलआई है। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल है कि जब हम पावर रिफॉर्म की बात करते हैं कि क्या पावर रिफॉर्म लेने चाहिए, तो कुछ एक दो दिन पहले न्यूज़ भी आई थी कि जो कई सारे जो पावर परचेज एग्रीमेंट होते हैं जो पुराने हैं, 20-25 साल पुराने हैं, तो उसमें अभी भी वो एग्रीमेंट तो 20-25 साल पुराने साइन हो गए। आज मान लो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कहीं पे हमें ₹2.5 पड़ रही है, लेकिन हम उन कॉन्ट्रैक्ट में अगर ₹7 लिख रहा है तो हमें भी अभी भी ₹7 के हिसाब से परचेज करनी पड़ रही है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए अभी लेटेस्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने अलाउ कर दिया था कि आप उनको रीनेगोशिएट कर सकते हो या ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि ये तो महंगा पड़ रहा है। तो उसी में अब नया कुछ है कि पावर रिफॉर्म के लिए क्या है कि जहाँ पर भी जो ऊष्मा दर है या कोयला की खपत है, जो एफिशिएंसी है, जो भी पावर स्टेशन है, जो भी थर्मल पावर स्टेशन में अगर उसकी एफिशिएंसी बढ़िया नहीं है तो हम वहाँ से परचेज नहीं करेंगे, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्शन है उसको बंद करना चाहिए। तो यही है, क्योंकि आप देखिए जो सूरतगढ़ का जो हमारा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट है वहाँ पर 580 ग्राम कोयले से 1 यूनिट बिजली बनती है, जबकि जो ये कोटा थर्मल पावर का है वहाँ पे 700 ग्राम कोयले से, मतलब कि सेम इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोयले एफिशिएंसी बहुत कम है, यहाँ पर एक तो लगभग 150 ग्राम कोयला पर यूनिट काफ़ी ज़्यादा खपत हो रही है, तो इससे एनवायरमेंट पोल्यूशन भी होगा, साथ में हमें बिजली महंगी भी मिल रही है। तो इनको बंद करने का प्रस्ताव भेज दिया गया है। चलते हैं आगे इजराइल ने बोल दिया कि वो आईसीसी की जांच को नहीं मांगेंगे। नोट सो इम्पोर्टेंट, सस्ते तेल की खरीद के लिए ईरान के पास फिर से जा सकता है भारत। तो जो 2000 जो ट्रंप ने बैन वैन लगा रखे थे ईरान पे, और इंडिया को भी बोल रखा था, जो उनका एक्ट आया था काटसा वाला एक्ट हो गया, और एक और एक्ट था याद नहीं आ रहा एक्चुअली ना, कि आप दूसरे कंट्रीज को भी फोर्स करते हैं कि आप ईरान से ना खरीदिए। तो जो हमारे भारत है उसने भी ईरान से ऑयल परचेज करना बंद कर दिया था, लेकिन अभी जो रीनेगोशिएशन के लिए डील चल रही है ईरान और यूएस के बीच में, तो शायद कुछ हो जाए तो हम वापस से ईरान से तेल खरीद पाएंगे। तो ये जो अमेरिका की पॉलिसीज है जो हमारे और ईरान के जो रिश्ते हैं उनको में भी तलखियां लाके आ रही है। अगला आर्टिकल है कि भारतीय समुद्री सीमा के भीतर से गुजरा अमेरिकी युद्धपोत, भारत की आपत्ति। तो अभी क्या हुआ कि जो अमेरिकी नौसेना था उसका एक जंगी जहाज जो बेड़ा था वो जॉन पॉल जोन्स, वो अभी हमारा जो EEZ है, जो हमारा इकोनॉमिक जोन है, जो उससे गुजरा है। तो हम इंडियन गवर्नमेंट ने वही बोला कि भाई देखो UN क्लोज को आप मानते हो या नहीं मानते हो, हम मानते हैं भाई, दोस्ती अलग जगह है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे EEZ में जो 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया होता है उसमें आप बिना परमिशन के घुस जाओगे, ये हमारी सॉवरेनिटी का वायलेशन माना जाएगा। तो दोस्ती का गलत फायदा नहीं उठाया जाएगा। ये सब ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। उसके अलावा क्या है कि अब जब हम बोलते हैं कि ट्राइबल लोगों के लिए क्या किया जा रहा है, तो भाई देखो ट्राइबल लोगों के लिए बेणेश्वर काफ़ी फेमस मिला है, तो अब उसी के तर्ज पर जो बेणेश्वर धाम विकास बोर्ड गठित किया गया है, ताकि वहाँ का जो डेवलपमेंट है वो एक अच्छे से हो सके। चलते हैं अगला आर्टिकल मिस्र में एक पुरानी सिटी मिली है जिसको सुनारा सर या स्वर्ण नगरी बोला जा रहा है। तो इसको उस टाइम पे एटेन बोला जाता था, और ये
1353 ईसा पूर्व एमएन होटेप तृतीय ने यहाँ पे शासन किया था। तो बस आपको ये इतना सा याद रखना है कि सुनहरा शहर न्यूज़ में था, मिस्र में मिला हुआ है। तो आज के न्यू डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू।